भी चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत बारीकी से नोट भी की हैं। तो मैं समझता हूं कि अ, उनके उद्बोधन से विमर्श की एक नई शुरुआत होगी। हमें उनसे अपेक्षा है कि वे सारे विषय को अपने वक्तव्य में लें। माननीय अश्विन जी। धन्यवाद मंडलेकर साहब, गुरनानी जी, पारे साहब और सभागार में मौजूद तमाम साथियों। मैं बोलते हुए हिचक रहा था, लेकिन गुरनानी जी ने पहले ही एक बड़ी अच्छी टिप्पणी करी। सारी चीज़ों से तो शायद मैं ना इत्तेफाक रखूं, लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि जो शोध पत्र पढ़े गए वो ना के बराबर थे, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, कड़वी लगे, लेकिन मैंने आपके सारे शोध पत्रों का ये पूरा नोट किया है, जो जो आपने बोला इसके अंदर। देखिए, शोध जो होता है वो जीवन का फितूर होता है। जीवन में कुछ फितूर होते हैं ना, तो शोध भी जीवन का फितूर है। और ज्यादा दुखदाई बात केवल शोधार्थियों की नहीं है। ज्यादा दुखपूर्ण बात यह है कि पेपर प्रेजेंट करने वाले बहुत से हमारे एकेडमिशियन साथी भी थे, और वो केवल इसी सत्र का ना लें, कल वाले सारे सत्रों का भी आप लें। केवल मीठी बात कर लेने से या केवल बोल देने से वो बहुत अच्छा किया, तो उससे वो चीजें जिस उद्देश्य के लिए ये गोष्ठी को रखा गया है, जिस बात करने के लिए हमें किया गया है, तो हम शायद उसके उत्थान की बजाय उनको बहुत कहीं दूसरे किनारे पे धकेल रहे हैं। जो काम पहले लोगों ने किया वैसा ही हम उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं अपना वक्तव्य आपकी बातचीत के अंदर ही मैं अपनी बात रखूंगा उसके साथ में। आपको ध्यान रहे, 2016 में एक बुक आई प्रोफेसर डेविड रिक की, और उन्होंने शोध किया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जो हड़प्पा संस्कृति को लेकर के। प्रोफेसर डेविड रिग हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और जाने माने विशेषज्ञ हैं उसके। उन्होंने उस पूरी थ्योरी को बदल दिया जो पहले हम अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी को लेकर के चल रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी ये कहती है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो आगमन हुआ वो अफ्रीका से हुआ, और अफ्रीका से वो बाकी सभी महाद्वीपों में वो फैली। लेकिन उन्होंने अपने 2000 जीनोम का उन्होंने स्टडी करके, अध्ययन करके ये बताया कि जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत अंडमान निकोबार से होती है, और वो आज से 50,000 साल पहले नॉर्थ की तरफ वो मूव करते हैं, और इंडिया से फिर वो जो यहां से 10,000 साल पहले वो वेस्ट की तरफ, यानी कि अरब और आपके अफ्रीका या यूरोप के देशों की तरफ हो जाते हैं। और उनके जो लिविंग रूट्स हैं वो नोमैड्स हैं। उसके बाद जब आप उन रूट्स को तलाशते हैं कि नोमैड्स कैसे उनके लिविंग रूट्स बनते हैं, उसी के अंदर आपने बहुत से मेलों महोत्सवों का नाम सुना होगा। उसमें एक पुष्कर मेला है, जिसको आप पशुओं का मेला बोलते हैं कि ये तो पशुओं का मेला है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, तमाम नाम है। कभी आप उसके बारे में सोचेंगे, जैसे बस्तर का दशहरा होता है आदिवासियों का, ऐसे ही पुष्कर का मेला घुमंतू समुदायों का मिलने का, शादी विवाह का, उनकी कल्चरल एक्टिविटी का हब था। जब साल भर घुमंतू ये जो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, तो वो मिलेंगे कहां पर? कहां पर वो अपना दुख दर्द साझा करेंगे? उनका पॉइंट पुष्कर था, अजमेर के अंदर। तो साल के अंदर वो पुष्कर के अंदर मिलते थे। वहां मैंने कल शायद बताया कि नहीं मुझे नहीं पता, वहां पर एक पंचायत होती है। आपने बहुत से लोगों ने पंचायतों का नाम लिया, अगर आप तनिक थोड़ा सा समय उसमें लगाते तो आप समझ पाते कि घुमंतों की पंचायत को 12 वाली बोलते हैं। और 12 वाली में वो सभी समुदाय आते हैं जो 3 ठिये पे खाना बनाते हैं। 3 ठिया बोलते हैं, जब बाहर आप खाना बनाएंगे तो 3 पत्थर या इस तरह का आप एक चूल्हा बनाएंगे, उसको बोलते हैं 3 ठिये वाले लोग। तो घुमंतू समाज जो आपस में जुड़ते हैं वो बोलते हैं हम 3 ठिये वाले भाई हैं। जब आप उन पुराने बूढ़ों से बात करेंगे कि एक समाज नट है, दूसरा बंजारा, कैसे जुड़ा है, तब बोलेंगे कि हम 3 ठिये पे खाना बनाने वाले लोग हैं।
ये 12 वाली पंचायत, तो ये 12 वाली पंचायत पुष्कर के अंदर होती है, जो सबसे बड़ी पंचायत है सारे घुमंतों में। उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, वो जो 3 ठिए पे खाना बनाते हैं, यानी कि सारी घुमक्कड़ जातियों की पंचायत है वो पुष्कर में। और उसके अंदर जब आप पशु मेला बोलते थे, पशु किसके रहते थे? उसमें सारे यही समाज जो मैंने कल भी कहा था कि रायकर रैबारी अपने ऊंटों के साथ आ रहे हैं, कलंदर अपने भालू, मदारी अपने बंदर, कालबेलिया अपने सांप और अपने शिकारी कुत्तों के साथ में, पारदी का आपने नाम लिया। चीता कौन पालते थे? चीता रखते थे पारदी, पारदी लोग अपने चीतों के साथ, साथिया अपने गायों के साथ, गाड़िया लुहार अपने बैलों के साथ, बागरी अपनी भेड़ बकरियों के साथ में। यानी कि इनके सारे, और इनके खास तरह की नस्ल थे ओड जाति, अपने खच्चरों के साथ में। ये सारे पशुओं को अपना लेकर के वहां पर आते हैं, इनकी खास नस्ल के थे। जो किसान था वो अपने, क्योंकि वो खेती में दो रहा है, उनको उससे दूध ले रहा है, तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो इतना ज्यादा हष्ट पुष्ट नहीं रहता है। तो ये क्या करते थे? आटा साटा करते थे, उस पशु के बदले में अपना पशु बदल के लेके आते थे। और इनके पशु खास नस्ल के होते हैं, क्योंकि लगातार घूमते वाले हैं, ये खुला चराते हैं, कभी भी उसको बांध करके नहीं चराते। तो उसके बैल में जो गाड़िया लुहार का बैल है और जो एक बैल आप गांव में बांध के रख रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। यही आप ऊंट या किसी भी पशु के साथ आप बात करें, तो इसलिए फिर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, हमने उसको पशु मेले के तौर पे उसको बना दिया कि केवल पशु मेला है। जो आप नहाने का आप करते हैं, ये तो 500 से 600 साल पहले जोड़ा है पुष्कर स्नान का, उसको रिलीजियस उसके साथ जोड़ा कि ये फिर टूरिज्म का बड़ा होगा। इस मेले को, जो सहज मेला था घुमंतू समाजों का, इसको संरक्षण मिलता था राजे रजवाड़ों से, वहां जो राजे रजवाड़े थे। और पुष्कर में इसको करने का एक दूसरा बड़ा कारण भी था, जो मैंने कल भी बताया था, ये स्टिल रूट था। जैसे सिल्क रूट था आपका, ऐसे ही जैसलमेर से होते हुए जो आप पाकिस्तान, मुल्तान, और फिर मुल्तान से अरब तक जो आप जाते थे, जो कैमल कैरवान जो पूरे चलते थे, इस रूट के ऊपर जो मेन पॉइंट बनता था, ये पुष्कर बनता था यहां पर। इसी वजह से इसी रूट के लिए बंजारों ने सारे रेगिस्तान में आप देखेंगे जगह जगह बावड़ियां बनाई या झीलें बनाई, क्योंकि जो कैमल कारवान है 1-1 हजार का, सैकड़ों सैकड़ों जो उसमें ऊंट हैं, बैल हैं, गधे हैं, वो उनको पानी कहां से, रेगिस्तान में पानी कहां से आएगा? तो इसलिए उनकी मजबूरी थी, तो बंजारों ने वहां पर वो बावड़ियां, टांके और अलग अलग पानी की संरचनाएं बनाई उन्होंने। तो ये पुष्कर मेले से उनका, अब यहां से जब चलेंगे, यहां से उनके माइग्रेटरी रूट चलते थे, जो कहां कहां स्थानांतरण करेंगे। एक रूट जो आप मालवा की बात कर रहे हैं, मालवा राजस्थान के साथ में, आप पुष्कर से राजस्थान, मालवा इधर से आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, पूरा रूट है ये। एक रूट इनका आप महाराष्ट्र कर्नाटका का रूट है, एक रूट इनका हरियाणा पंजाब है, एक रूट इनका यूपी बिहार है। एक पहले, बहुत समय पहले उज्जैन में भी पशु मेला होता था, जैसे रामपुर का पशु मेला आपके है, वहां पर साप्ताहिक हाट भी मुझे पता चला कि अभी कुछ कम हो गए, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो बैलों का व्यापार होता था वो आपके रामपुर वाले मेले के अंदर होता था, जिसमें गाड़ियां लुहार बैल लेके आते थे। दूसरी बात इसके अंदर जो आपने जो इसके अंदर बोला है साथी ने, राजस्थान में घुमंतू समाज क्यों, जो आप राजस्थान राजस्थान सुन रहे हैं, इसके अंदर राजस्थान के पीछे कई कारण थे कि राजस्थान से ये नोमेडिक कम्युनिटीज का क्यों स्प्रेड हुआ। सबसे पहला है भौगोलिक, ज्योग्राफिकल जिसको आप बोलते हैं। राजस्थान में आप लगातार नहीं रह सकते हैं, उसके साल के कुछ महीने ऐसे आते हैं जब भी खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, बहुत कम रहता है। तो अगर आपको उस भूगोल के अंदर जिंदा रहना है तो आपको माइग्रेट करना है। तो घुमक्कड़ जीवन का जो सबसे पहला कारण था। दूसरा, घुमंतु जो यहाँ पर जो नोमैडिक कम्युनिटी रही, ये व्यापारिक मार्ग, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड रूट के ऊपर था। तीसरा, इसकी सामरिक स्थिति थी, जिसको आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बोलते हैं, बॉर्डर एरिया है ये आपका। तो इन, और चौथा सबसे बड़ा, इनको संरक्षण मिलता था राजे रजवाड़ों से। इस वजह से सबसे ज्यादा जो नोमैडिक कम्युनिटीज का जो रहा सेंटर पॉइंट, वो राजस्थान है, और उनका कल्चर का पॉइंट रहा वो पुष्कर है। उसके बाद जो साथी अलग अलग बोल रहे थे, वेंकट आते हैं सबसे पहले, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। आप इसको अन्यथा ना ले, मैंने जो पूरा पेपर पढ़ा है तो उसमें मुझे इसमें लगा कि इन्होंने शुरुआत में कंजर भाट की बात करी। कंजर अलग समाज, भाट अलग समाज।
भाट, जब भाट की आप बात करते हैं तो जोगी भाट अलग है, जागा भाट अलग है, कठपुतली भाट अलग है, और जो नटों के साथ भाट चलते हैं वो भाट अलग है। क्योंकि उनका पूरा जो जीवन है, ये जो उनका जीवन है, उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। कंजर की जीवन पद्धति, उसकी बाल भाषा, उसकी बोली, उसका व्यवहार, उसके आचार विचार, उसकी मान्यताएं, पूरा जीवन शैली अलग है। जो भाट है उसकी भाषा, बोली, आचार विचार पूरा अलग है। वो दोनों एक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा जादूगरी दिखाते हैं नट लोग हैं। नट तो बिल्कुल अलग है। नटों में मूलतः शुरुआत में दो थी, बाद में अलग अलग क्षेत्रीय आपने नाम दिए, राजनट और बजानिया नट। जो रस्सी पे चलते हैं, खेल करतब दिखाते हैं, वो बजानिया नट हैं। और राज नट हैं, ये नट ही थे बजानिया वाले, लेकिन ये केवल राजपूत राजाओं के लिए करते थे, इसलिए इनको राजनट कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसमें आगे आपने कहा कि वेश्यावृत्ति की बात आई। आप वेश्यावृत्ति की बात कर रहे थे। वेश्यावृत्ति की शुरुआत जन्म से उनके पास नहीं थी। वो जैसा सर ने कहा कि बाद में कैसे थोपा, उसको क्यों शुरुआत क्यों करी। आपको पता होना चाहिए, नटों को राजा दरबार में पासवान बोला जाता था। जब आप जोधपुर किले में जाएंगे या जैसलमेर का किला देखेंगे, वहां पासवान के लिए अलग से उनकी सभागार बने हुए हैं उस किले के अंदर, और उस पर लिखा हुआ है कि पासवानियों का है। तो नटों को राजा अपने यहां पासवान रखते थे। और पासवान के अंदर जो नाच गाने का काम करती थी, वो पासवानी नटनी रहती थी, जो राजा के उसी महल के अंदर रहती थी। और उसको जैसे ही मतलब जैसे ही जिसको आप बोलते हैं कि पीरियड्स की जब शुरुआत होती थी, उसके बाद उसको राजा के पास जाना होता था। ये राजपूत राजाओं का था, जो अभी भी पूरे उनके अगर आप पुराना उनका इतिहास देखेंगे, या जो उनकी बहियां लिखी हुई हैं कि नटों का कैसे उसमें शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब राज परिवारों के राज जाने लगे, और राज परिवारों के समय भी वो उसके दरबार में शामिल हो पाएगी कि नहीं, ये उसकी परीक्षा थी। अगर शामिल हो गई तो ठीक है, नहीं शामिल हुई तो राजा उसके इनाम देता था और उसको वापस भेज देता था। उसके बाद जो बाकी वहां पर सामंत हैं या और सरदार हैं, वो लोग अपने पास रखते, वो उसको जमीन का टुकड़ा देते। वहां से शुरुआत होती है कोठे की परंपरा की, कि कैसे वो नट कोठे के ऊपर आते हैं। लेकिन जब तक वो दरबार में, राजा के दरबार में, कोठे पे नहीं आई है, तब तक वहां पर बहुत से अदब, बंदिशें और रवायत है। जब आपको नटों को समझना है तो उन अदबों को, उन बंदिशों को और उन रवायतों को समझना होगा। हम केवल कोठे की परंपरा के आने के बाद वेश्यावृत्ति शुरू होती है, उससे पहले उनमें वेश्यावृत्ति नहीं है नटों के अंदर। और जो अ, बजानिया नट है, इनमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उनसे अलग है। इनकी भाषा, कई लोगों ने कहा कि कंजरों की भाषा भातु है। भातु भाषा नटों की, कंजरों की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। एक आपने इसमें बात करी मोगिया की, सीमा ठाकुर जी ने। देखिए, जो मोगिया आप बात कर रहे हैं, एक समाज है बावरिया। मोगिया राजस्थान में जैसे कि किसी कुछ क्षेत्र में बोल दिया, या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोल दिया, उसी का ही नाम है मोगिया जो हम बोलते हैं। बावरिया लोग क्या करते थे, ये इनका जो रहना था जंगल के अंदर, जो शिकार का काम था, जो राज दरबारों के लिए शिकार लेकर के आते थे, जो शाही पकवान बनता था, उसको लाने वाला बावरिया था। आज भी अगर आप देखेंगे, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में, जब जंगल वाले क्षेत्र में जाएंगे, कोई भी कार्यक्रम रहता है तो जाके बोल देते हैं कि आप बावरियों को बोल दो या टोला पड़ा मोगियों को बोल दो कि आज हमें 2 हिरन चाहिए, या हमारे मेहमान आया हमें खरगोश चाहिए। अभी उसकी जिम्मेवारी है वो कहां से भी मार के लाए, वो ला करके उसको देगा। अभी भी चलता है। मोगिया फसलों की रखवाली, राजस्थान के अंदर, हरियाणा में आप जाएंगे, फसलों की रखवाली करने का काम मोगिया करता है। और वो क्या करता है कि 1/10 हिस्सा उसका फिक्स होता है फसल का, रखवाली वही करेगा। वहां जो भी उसको चाहिए, चिड़ियों को उड़ाने से लेकर के जो भी उसको करना है, वो सारा काम वो करेगा उसके अंदर, और 1/10 हिस्सा उसको मिलेगा। क्योंकि वो शिकार के अंदर इसलिए आया कि उसका शुरुआत से काम यही रहा।
और अभी भी वो फसलों की रखवाली तक अपने आप को सीमित है। तो केवल मोगिया नहीं, उसके साथ आप देखेंगे कि गोंड तोड़िया है, जो जड़ी बूटों के भी जानकार हैं और शिकार से भी जुड़े हुए हैं। तो जो नोमेडिक कम्युनिटीज की जब हम बात करते हैं घुमंतू समाज, तो उसमें अलग अलग वर्ग हम बनाते हैं, ज्ञान सबका अलग है। एक वर्ग हो गया पशु चारकों का, एक वर्ग हो गया मजमे लगाने वालों का, एक वर्ग हो गया जड़ी बूटी के जानकार का, एक वर्ग हो गया आपका जो संगीत से जजमानी सिस्टम से जुड़े हैं उनका। यानी कि उसके अंदर भी वो समाज भी अलग अलग अपने उनके अलग अलग जीवन से, अलग अलग भूगोल से उसमें जुड़ते हैं। उसके बाद है अ, जो आपने आपस में समाज, आपने एक मौसर का जिक्र किया था कि मरने के बाद जो करते हैं, ये मौसर जो है ये सभी घुमंतू समाज में, शायद अब कुछ ने बाद में छोड़ दिया हो, सरकारें ने रोक लगाई हो, ये मौसर सभी घुमंतू समाजों के अपनी तरीका है। जैसे मदिरा पान बनाना और मदिरा करना, अगर एक उनकी कहावत है, अगर घुमंतू समाज में आपको मदिरा बनाना नहीं आता है, दूसरे की मदिरा नहीं पीना है, खुद की अपनी बनाना है तब पीना है, और मीट खाना, ये दोनों हर घुमंतू समाज में आपको मिलेगा। बाद में जो बदलाव आए या कुछ चेंजेस हुए, या अभी कुछ अलग अलग जो वैचारिक पक्ष बनते हैं, बिगड़ते हैं कि ये नहीं करना, इससे आप अच्छे नहीं मिलेंगे, एक सोशोलॉजी में एक प्योर सोसाइटी, एक प्योर का कॉन्सेप्ट चलता है, बिल्कुल शुद्ध रेस का। तो वही शुद्ध वाली है कि अगर आप ये खाएंगे तो हम आपको अपने में शामिल नहीं करेंगे, ऐसा आप पिएंगे तो हम आपको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। इस वजह से कहीं पर वो छोड़ रहा है, कहीं पर जा रहा है, लेकिन उसका मूल जो है किसी भी घुमंतू समाज का, वो दोनों में आपको मिलेगा। एक इसके अंदर आपने कहा कि बेड़िया और कंजर, जो दिल्ली से मैडम आई थी, उन्होंने इसको जोड़ा। देखिए, बेड़िया बिल्कुल अलग समाज है, कंजर बिल्कुल अलग समाज है, और दोनों की बोली भाषा में भी कोई एकता उसमें नहीं है। जो बेड़िया समाज है, आपने कहा कि वेश्यावृत्ति का उसका पूरा उसका बताया कि उसका व्यापार ही है, ये पता नहीं कहाँ से आपने किया, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बेड़िया लोग क्या उनका मूल उसके अंदर है। वो अपने वर्क का चयन कैसे करते हैं, मतलब आप स्वच्छंदता उस समाज की देखिए, फ्रीडम बाद में कैसे बदलाव आता है। वो अपने वर्क का चयन राई लोक नृत्य से करते हैं। वो आज का नहीं है, राई लोक नृत्य बहुत पुराना है। उसकी खास बात क्या है राई लोक नृत्य की, आप उसकी स्टेप को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। एक कहावत है बहुत पुरानी, मैं आपकी भाटों की बही की कहावत बताता हूँ। नट की कला, कंजर का जाल, सांसी का बदला और बेड़िया की चाल आज तक कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है। नट की कला, जो वो रस्सी के ऊपर चलने वाला पूरा, ये मेरा आज का बनाया नहीं, 800 साल पुराना है, उनकी बहियों के अंदर लिखा हुआ, भाटों की बहियों के अंदर, बेड़िया की चाल। तो राई लोक नृत्य जो घेरा बनाते हैं, आप उसकी स्टेप नहीं पकड़ सकते कि अगली स्टेप उसकी क्या होगी, इतनी उसके साथ नृत्य के साथ है। जब आगरा फोर्ट बनता है, वो मैं अभी उस स्टडी तक इतना वो नहीं कर पाए कि वो रियल है कि नहीं है, कि इतना रियल है कि उनको लेके जाया गया काम के लिए, क्योंकि वो कारीगरी की काम से जुड़े हुए लोग थे। वहां से उन लोगों के अंदर इस जो वेश्यावृत्ति की आबादी की बात आती है, वहां शुरुआत, उनका कोई व्यापार धंधा नहीं था बेड़िया। तो जिन्होंने कहा कि उनका तो खानदानी पैसा है, पैसा नहीं है, वो अपना करेक्ट करें। अगला उसके अंदर है कंजर की बात आई। कंजर का भी उनका सेम यही था। कोई बाहर की यूनिवर्सिटी का हो तो नहीं सोच सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा होना तो बहुत मुझे चिंता में डाल रहा है। कंजर लोग स्कैल्प फोलिकुलाइटिस एक एक बीमारी होती है। जब डर्मेटोलॉजी में जाएंगे तो मैंने क्या किया कि जयपुर में एक बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वीएन पुरोहित, उनके साथ बैठा था, लिटरेचर खंगाल रहा था कि जो कंजर क्या करते थे ये पहले, जो इसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोले, क्योंकि जो जोंक रखते थे, जोंक थेरेपी तो सबने पढ़ा, कि स्कैल्प फोलिकुलाइटिस का क्या है। 1870 के दौरान कुछ किताबें लिखी गई थी, उसमें एक इबेटसन थे जो यहाँ पर आए थे, उनकी आप लिटरेचर पढ़े, या आप जो स्लीमन जो अधिकारी आते हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाते हैं, स्लीमन से अगर पहले का आप लिटरेचर पढ़े तो उसमें बताते हैं इनके पूरा इनकी पद्धति क्या थी, स्कैल्प फोलिकुलाइटिस वाला। तो ये लोग क्या करते हैं
सर में जैसे कि कुछ स्कैल्प पे कुछ फोड़े टाइप के बने। अब यहाँ पर सर्जरी नहीं हो सकती है ब्रेन की, और कोई डॉक्टर नहीं करता है सर्जरी ब्रेन की, क्योंकि उसमें 99 पॉइंट चांस है कि वो मरेगा, उसका चला जाएगा, क्योंकि नहीं पता है। तो वो लोग क्या करते थे कि गुनगुना पानी किया, नमक डाला उसके अंदर, और सूती कपड़े से उसको रखते थे उस फोड़े के ऊपर, और उसके बाद जो अपने कुछ बीज या कुछ दाने ऐसे आते हैं उसको पीस करके वो लगाते थे। तो फोड़े वाला क्या होता था कि वो वहां से ओस्मोसिस की प्रक्रिया हुई है कि नमक आपने मिलाया, गुनगुना पानी किया, सूती कपड़े से रखा, तो क्या करेगा कि वहां से जो पस या जो भी रहेगा उसको खींच लेगा, और बाकी उसको स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद जो पाउडर वाला है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसको मेडिकल टर्म में स्कैल्प फोलिकुलाइटिस बोलते हैं। तो कंजरों का काम था स्कैल्प फोलिकुलाइटिस। पेरना समाज के लोग आज भी हरियाणा में, जो हमेशा ही साथ आपकर देखेंगे कि जोट मिलेगी, नट भाट, कंजर, पेरना, जोगी, भोपा, ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा। तो ये काम पेरना समाज और कंजर समाज करता था। अगर हम कुछ स्टडी करते हैं तो कम से कम कुछ पुराना लिटरेचर, इतना दुनिया भर का जो लोग बोलते हैं किताबें नहीं है, हजारों किताबें हैं, कम से कम उसको खोजे तो सही। और उसके बाद वही जो फितूर की बात कर रहा था, उस क्षेत्र के अंदर उसका क्रॉस चेक करें। एक जगह ही कंजर पेरना नहीं है कि यहाँ 4 लोगों से बात करी हुआ। आप थोड़ा सा घूमें, थोड़ा सा समय देंगे तो चीजें आएंगी। मेरे पास भी कोई अलग से लिटरेचर कोई मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया है, तो वो काम आपको जाकर के करना पड़ेगा। आपने एक इसमें कुछ 5 तोला सोना का कुछ ऐसा बात इसमें कही थी। आप इनका अगर देखेंगे 12 वाली पंचायत को, तो वहां पर ये अभी की विकृति है कि इनकी पंचायत होती है 5 तोला सोना कुछ था। तो 12 वाली पंचायत में कोई सोने का लेना देना कुछ भी नहीं, बहुत ही सुंदर उनका तरीका है। अभी की विकृतियां जो आ रही वो अलग है कि आप उसमें भाग उसमें जो लेते हैं, जो पुष्कर में खासकर जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, बाकी इनके टोलों की पंचायत अलग होती है जिसमें पटेल इनका रहता है, उसमें कोई भी सोना लेने देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसा मैंने कल भी कहा था, जैसे कलबेलियों की शादी का एक था, ऐसे ही वहां दोनों से पूछा था। अब मैं आपको एक जोधपुर का उदाहरण बताता हूँ। सभ्य समाज पता नहीं क्या बोले, क्या सभ्यता का पैमाना है मुझे नहीं पता है। जोधपुर का 1 महीने पहले का मैं किस्सा बताता हूँ। 2 टोले भोपाओं के, भोपा जो स्टोरी टेलर का मैंने कहा था काम करते हैं, उसमें एक भोपा के 2 बच्चे हैं, उसकी शादीशुदा है। एक भोपी जो टोला उसके नजदीक से जो गया, कुछ समय जो रहा वहां 7 दिन 10 दिन, उसके भी 2 या 3 बच्चे हैं उस महिला के। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो उनका पटेल था अपना, उस पटेल से बात करी कि हम दोनों को साथ रहना है। उस पटेल ने जो और उनके जो पारा वगैरह के जो पटेल थे, उनके अपने पटेलों को इकट्ठा किया और उन दोनों को साथ कर दिया। घुमंतू समाजों में जो बच्चे हैं वो टोले की संपत्ति होते हैं, ना कि माँ बाप की संपत्ति। इसलिए उनमें कभी भी ये दिक्कत नहीं आती है कि बच्चे किसके साथ रहें। आप उसको सही कहें या गलत कहें, आप उसको सही माने या गलत माने, वो हमारे अपने विचार के ऊपर है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कहीं से भी कि इतना ये करेगा, 5 तोला सोना देना है या 10 तोला देना है या नहीं देना है या क्या करेगा, ये उनकी स्वच्छंदता है। ये चीजें जब आप उनके साथ रहेंगे, उनको समझेंगे, जब वो ये समझ लेंगे कि ये हमारी इन चीजों को गलत नहीं ठहराएगा, तब वो आपके साथ वो अपनी चीजें साझा करेंगे। मैं किसी को कोई अ, ख्याति या पुरस्कार नहीं दे रहा कि उन्होंने सही किया गलत किया। मैंने जो देखा या जो हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अरे केवल भोपाओं में नहीं है, आप नटों में चले जाएं, आप भाटों में जाएं, आप कालबेलिए में जाएं, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये अ, आपने कलाओं की बात करी है, जो अगले वक्ता है हमारे। देखिए जब आप कलाओं का देखते हैं, कला के तमाम पक्ष होते हैं, 50 पक्ष। ये शिल्प पक्ष, ये होना चाहिए, बजाना ऐसा चाहिए, ऐसे गाना चाहिए, ऐसे सुरताल होंगे। आप तकनीकी पक्ष 50 कर लें, लोक कला का मर्म एक है, वो मर्म है मुक्ति। और घुमंतू समाजों की जितनी कलाएं हैं
उसमें आपको हर कला में मुक्ति की धुन सुनाई पड़ेगी, और यही कला का मर्म होता है। तकनीकी पक्ष उसका भले कुछ भी हो, लेकिन उसका मर्म मुक्ति है। आप उनके गीत सुने, किसी भी उनके क्षेत्र की, जो अभी उमा जी ने कंजरों के ऊपर उसका एक गीत सुनाया, कुछ पहले साथियों ने सुनाया, या जो पारदी के ऊपर जिन्होंने ये 3-4 जो कहानियां सुनाई, आप उन कहानियों का मर्म देखें। वो केवल गीत मनोरंजन का नहीं है उनका, और ना ही केवल वो दुख प्रकट करने का है। उनके जीवन की तमाम अपनी अभिव्यक्तियां उन गीतों के जरिए, उन वाद्य यंत्रों के जरिए होती है। एक साथी ने कहा कि कालबेलिए तो नाचने वालों ने बहुत बेहतरीन किया। नाच गाना कभी भी उनका आजीविका का साधन नहीं था। सब समाजों में, दुनिया के मुझे समाज नहीं मिले जिसमें गीत संगीत ना हो। वो भले ही अ, किसी वाद्य यंत्र के साथ हो या बिना वाद्य यंत्र के साथ हो। वो जब एक सप्ताह हमारे गांव के पास टोला पड़ता है, तो एक सप्ताह रहेगा आपके मेरे जिस भी गांव के पास। जब वो अंतिम दिन अपने टोले को उठाते थे, तो उसके सम्मान के लिए गीत गाते थे, उसके सम्मान के लिए नाचते थे। इसलिए जब आप ये कभी भी भूल ना करें कि हर कालबेलिए के पास जाके ये कहें कि आप नाचने वाले लोग हैं, वो मारने के लिए दौड़ेंगे, कि वो नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं। यही तो दिक्कत है कि हमने उनको तंबू डेरे वाला, नाचने गाने वाला, वेश्यावृत्ति वाला, नशाखोरी वाला उसमें समेट दिया। मुझे एक भी पेपर में ये सुनने को नहीं मिला कि जहां हम उनको, जिस चीज के लिए हमने गोष्ठी की, उसके ऊपर कुछ काम करके हम आए हों उसके अंदर। इसके बाद था प्रियंका सिंगल जी का, था बंजारा के ऊपर जो उन्होंने बात कर रही थी। आपको पता है, नक्षत्र विज्ञान का किसी को सबसे बेहतर नॉलेज है तो वो बंजारा है। जो आप चूड़ियां देखते हैं ना, ये चंद्रमा और सूरज की कलाओं के आधार पर पहनती हैं। जब पूर्णमासी का दिन होता है तो उनका हाथ पूरा भरा रहता है, और जब चंद्रमा दिखता है उनका हाथ आधा रहेगा। जिस दिन अमावस रहती है उस दिन वो आभूषण नहीं पहनती। ये बंजारा समाज है। आप, और उसके अंदर जो आप उनकी कलाएं देखेंगे, आप जब उसकी गोदना की बात कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात करते हैं, जो आपने घाघरा की बात करी, कई जो साथी लोग आए थे, आगे भी 1-2 लोगों ने बोला। आपको पता है, जो आपने घघरी की बात करी, उस घघरी में अंतर क्या है? गाड़िया लोहार की महिला की घघरी देखिएगा, बंजारन की घघरी देखिएगा, आप भोपन की घघरी देखिएगा, जिसकी भी आप घघरी की बात करें, उनकी नीचे वाली पट्टी देखिएगा, ऊपर वाली पट्टी देखिएगा, और उनका बांधने की जगह देखिएगा। उनकी बांधने की जगह भी फिक्स है। नाभि से कितना नीचे बांधेंगे आप उनकी पुरानी कहावतों में सुनेंगे। वो लोग अगर दूसरी जगह बांधा तो कहेगा कि ये तो गाड़िया लोहार का उसमें। उनकी पगड़ी से देख करके ये पता चलता था कि कौन सा घुमक्कड़ समाज है, पगड़ी का रंग क्या रहेगा। आप उस, जो उनके आभूषण है, जो उनका पहनावा है, उस उनके जो लोकगीत हैं, वो पूरा उनका जीवन का बखान करते हैं। वो आपके लिए, मेरे लिए वो केवल एक घुघरी, और मुझे पता नहीं था तो मैं बोलता था कि जो मुर्की है, मैंने कहा कि मुर्की आप पहने हुए हैं, मुझे बहुत कुछ साल पहले मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी आप इस मुर्की के बारे में बताइए। जो मुर्की तो 3 हो गई, जो यहाँ पर पहन लिया और टांग लिया। उसके बाद झाला किसको बोलते हैं? जो इसको चारों तरफ कने में डाल करके जो पहनते हैं, नीचे तक लटता है, उसको बोलते हैं झाला। तो उसको झालर मुर्की बोलते हैं। अब उस झालर का भी साइज फिक्स है अलग अलग समाज के लिए। सभी समाजों में सेम झालर का साइज नहीं है। मुर्की तो सभी ने पहनी, लेकिन उसमें झालर के साइज से पता चलेगा कि कौन से समाज का है। और इससे उनकी अपनी जो वैचारिक पक्ष है, अपनी जो मान्यताएं हैं, वो उससे जुड़ी हुई है। आपने, जब बंजारों की हम बात करें, और उनका एक, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप गूगल भी करते तो शायद आपको मिल जाता। मैंने बहुत सी जगहों पे उस गीत को लिखा है। उनका पुराना गीत है, बिंजारी भैये हंस हंस बोल तू तो, प्यारी प्यारी बोल तू तो, मीठी मीठी बोल तू तो, बाताएं थारी रह जासी, बिन जारो मत जाने, बाताएं थारो रह जासी। वो बोल रहे हैं कि जब वो अरब से चलते थे तो एक तारे के ऊपर ये गाना गाते हुए चलते थे। इनका जो वाद्य यंत्र था वो एक तारा था, और उसके ऊपर अपने गधों पे और ऊंटों के साथ और बैलों के साथ जो अपना चल रहे हैं। तो उसमें यही है कि बिंजारी, एक दिन अपने को चले जाना है, अपने को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ना अपन तो राहगीर हैं, वही घुमक्कड़ हैं, आज यहाँ है कल कहाँ है परसों कहाँ है। तो सबसे अपने को अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रहना है।
उसके जब आप आगे की लाइन उसमें सुनेंगे, पूरा गीत उनका है। तो ये सारे गीत उनके रचे बसे हैं उसके साथ में। तो अगला इसके अंदर था, उन्होंने जो बताया कि रोमाओं की बात उन्होंने बंजारों की करी। आपको पता है, जब वही डेविड रिक वाला पे मैं आता हूँ, जब अ, वहां पर वो वही रोमा लोग में केवल 5 वो समाज है घुमंतु जो लोहे के जानकार हैं। उन्हीं का ही केवल जेनेटिक मेकअप हमारा मिलता है, जिसमें सिकलीगर हैं या गाड़िया लुहार हैं या बंजारे, जो 5 समाज थे जो पहले लोहे के जानकार थे। उसके अलावा सभी घुमंतु समाजों का रोमाओं से जो हम कह देते हैं उनके साथ संबंध नहीं है, केवल 5 समाज हैं। उसके बाद एक मैडम थी संजू, हरियाणा से। आपने कहा आदिवासी, मैंने कल एक बात बोली थी, मतलब बेसिक सी बात है। जब हम शुरुआत में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं या अ, घुमक्कड़। 3 हमने वर्ग उसमें थे। आदिवासी की तो पूरी आइडेंटिटी ही अलग है, और दलित है उसकी आइडेंटिटी अलग है। हमने जो बाद में ये तो लोकतंत्र या बाकी सरकारों आई उन्होंने ये वर्ग बनाया कि एसटी वर्ग, एससी वर्ग और ओबीसी और जनरल वर्ग, ये 3 कैटेगरी जो शुरुआत में आप चल रहे हैं कि आदिवासी वही जो जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके जंगल के अधिकार की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, ये क्षेत्र मेरा है। घुमक्कड़ कभी भी इस बात की, अब जो करने लगे हैं वो अलग बात है, कभी भी वो ये दावा नहीं करते कि सारा जमीन हमारा है। उनका मानना यह था कि धरती पे जितनी भी जमीन है उसकी उपज में सबका हक है, इसके ऊपर नोमेडिज्म चलता है। दूसरा इसके अंदर था कि क्योंकि इससे आपके सारे मुद्दे बदल जाते हैं, आदिवासी और दलित का। दलित जो छुआछूत की मैंने अभी बात आपने जो करी, दलितों का तो पूरा ऊंच नीच पे समाज टिका है, और इनके समाज में कभी ऊंच नीच नहीं थी। अब ये बीमारियां आने लग गई, पहले कभी ऊंच नीच की या उसमें बटा हुआ नहीं था। उसके अंदर था कि आपने कहा कि एक व्यापार की अगर आप बात करेंगे कि इनका काम क्या था, बंजारों का पूरा व्यापार का, इसके ऊपर तो ढेरों किताबें लिखी गई। अगर आप मुगल पीरियड के अंदर भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दुनिया भर की किताबें उस समय की, कि व्यापार में कितना व्यापार होता था, कैसे व्यापार होता था, इकोनॉमी के ऊपर ढेर सारी किताबें लिखी गई। आप उसमें अ, पढ़ सकते हैं जितनी किताबें उसमें देखना चाहें। उसके बाद आप बोलती हैं कि सांप का खेल, सड़क पे सांप का खेल देखते हैं, ये कब से करने लगे बंजारे? मैंने एक बंजारे को नहीं देखा कि सांप का खेल करता हो। कालबेलिए करते हैं तो खेल। मैं तो चौंक गया, मैंने सोचा कि सारे कालबेलिए तो मुझे पकड़ेंगे कि बंजारे भी आ गए हमारे प्रोफेशन के अंदर। सांप का खेल कालबेलियों से जुड़ा है, उनका कोई उससे वो नाता नहीं है। और इसका जो एक पारधी समाज का, उसके बाद आपने भोपाल से जो साथी थे, उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहानियों के जरिए जो भी कहना चाहा उसका और ज्यादा उसमें अच्छा किया जा सकता है, आपने बहुत अच्छा उसमें किया, कुछ अलग उसके अंदर मिला। उसके बाद नीलिमा गुज्जर जी थी जो बंजारा के ऊपर ही बात करी। इन्होंने कहा कि ये सेना के लिए हथियार बनाते थे। कल किसी ने कहा था कि कल भी ये सेम बात आई थी, ये वही बीमारी है जो गूगल हमें देती है सर। गाड़िया लुहारों ने तो हथियार बनाए सुने थे, बंजारे कब से हथियार बनाने लग गए? मैंने मेरे जीवन में इतना मैंने किया, मुझे कहीं नहीं मिला ये ऐसे बंजारे जो सेना के लिए हथियार बनाए हो। और वो भी केवल गाड़िया लुहार है, बाकी कोई समाज नहीं था सेना के हथियारों को पहनाना। बंजारे क्या करते थे, जब युद्ध के अंदर सेना चली जाती थी, उनका कैंप लगाना, उसको उखाड़ना, उसकी रसद की आपूर्ति करना, क्योंकि हजारों सैनिक हैं और उनके साथ में पशु हैं, उनकी आपूर्ति बंजारा करता था। वो कभी भी लोहे के हथियार नहीं बनाता था उनके लिए। उसके बाद है लोहे का सामान बेचते हैं। वही जो लोहे का सामान बेचते हैं वो गाड़िया लुहार है, लोहे का सामान नहीं बेचते हैं, जो बना करके जो बेचने वाला है। एक हमारे साथी थे कालबेलिया समाज से, सरदार राठौड़ जी।
मैं आपका बात में बिल्कुल सहमत हूं। उसमें दूसरी बात थी कि अ, आपने जो क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट के बाद जो दूसरे कानून की बात करी थी वो है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, अभ्यस्त अपराधी कानून, जो अभी भी लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपके सामने दादा इदाते साहब बैठे हैं, तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि इस एक्ट के ऊपर उनके कहने से ही अब कुछ हटने वाला वो हो सकता है। आपके मेरे कहने से तो उस पर कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपने जो बात कही है कालबेलियों के अंदर, मैं दूसरी बात करता हूं। देखिए, इनका कोई भी एक धर्म में कभी नहीं रहेगी। जो भी ये सोचता है कि ये घुमंतु समाज हिंदू है, ये मुस्लिम है, दरअसल उसने अभी अपनी या तो पढ़ाई शुरू नहीं करी, या उसकी वो गलत दिशा के अंदर है। ये क्या करते थे, जब लगातार घूम रहे हैं, यहां आपने हिंदुओं का कोई चीज ले ली, आगे मुस्लिम समाज है उसका कोई चीज ले लिया। इनके लिए कोई भी एक चीज फिक्स नहीं है जिसको आप फिक्स बोले। कालबेलिया क्या है, ये सिंक्रेनेटिक फेथ में आते हैं। या बाकी लोग ले लें, मरने के बाद उसको दफनाना है हमें। कालबेलिया अगर जोगी परंपरा में आप जाएंगे तो दफनाते हैं, जलाते नहीं। दूसरा, वो लोग, अगर आप बूंदी के कालबेलियों की बात करें, बूंदी और कोटा के, अगर उनको कोई बात, कोई तबीयत खराब होती है, तो आपकी जो ये सूफी दरगाह है यहाँ रतलाम के अंदर, सारे कालबेलिए यहां पर आते हैं। जो हुस्न साहब क्या बोलते हैं, या हाँ, तो उनका, तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, जब अगर कालबेलियों की शादी मांगणियार के अंदर हुई, अब नहीं करते हैं, अब ये सारे वर्जित हो गए, अगर मांगणियार के साथ शादी हुई तो निकाह पड़ेंगे कालबेलिए। और जब आप मांगणियारों को देखेंगे, जो अब जिनको संगीत के जानते हैं, वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो माता की पूजा वही करते हैं, मांगणियार। और आप जब जाएंगे, दशहरे की माता बिठा करके मंदिर में पूजा मांगणियार करते हैं। हिंदुओं के, राजपूतों के जो सारे उनके 30 त्योहार हैं, उनके बगैर पूरे नहीं होते हैं। जब राजा, सब अभी भी राज दरबार तो चले गए, लेकिन अब जैसे कि जैसलमेर में राजा गुजरा था और उसके बच्चे को उन्होंने राजगद्दी दी, उस समय एक अस्पत की सवारी निकलती है। उसमें क्या चलते हैं, सारे लोक कलाकार, सारे लंगा मंगनियार। लंगा मुस्लिम है, मांगणियार मुस्लिम है। अस्पत की सवारी बोलते हैं कि वो एक खमाज राग गाते हुए चलेंगे। उसके बगैर ना राज परिवार में बच्चे का जन्म शुभ माना जाएगा, ना उनका विवाह शुभ माना जाएगा, न मरने पे उनका अंतिम जो उनकी सारी रस्म पूरी होंगी, बजाय उनके खमाज राग के। ये सिंक्रेनेटिक फेथ है कि वो धर्म में किसी में भी है, लेकिन वो सभी को मान रहा है। ये कालबेलियों के साथ है, और ये आप सबके साथ है। आप कुछ बंदिया देखिए, आप बंजारा, बंजारा में भी हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। उसके बाद आपने एक उमा जी ने बोली की बात करी है, भातु भाषा की। मेरी जितनी समझ है वो भातु भाषा नटों की है। कंजरों की भाषा शायद कुछ दूसरी, उसका नाम दूसरा है, बाकी दोनों ही भाषा अलग अलग है। एक ये थी जो आपने जो पेपर पढ़े, जो मुझे लगता है कि एक सभी चीजों का अपना अनुशासन होता है, तो एकेडमिक्स के पेपर के समय जो अध्यक्ष की भूमिका रहती है, उसके साथ अनुशासन ये जुड़ा है कि आप सही से उसका इवेल्युएशन करके बोलें। मेरी जितनी समझ थी उतना मैंने इवेल्युएशन करके बोला। और दूसरा ये रहता है, जब पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उससे जितना समय आपको बोलने के लिए मिलता है, उससे ज्यादा समय आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए रहता है, ताकि वो बोलने वाला भी ये सोचता है कि यहां आके कुछ का कुछ ही नहीं पड़ेगा। वो भी तैयारी करके आता है कि मेरे से वहां पूछा क्या जाएगा मंच के ऊपर। तो जो मेरी तरफ से, मैं केवल ज्यादा ना बोलते हुए थोड़ा सा ही बोलूंगा, काफी समय हो गया। और वो है ना कि खाली पेट भजन नहीं हो रामा, मुझे वो ठीक से उसमें वो नहीं आता। लेकिन उसके अंदर ये कि जो माइग्रेटरी रूट है, अब नोमैड्स का जो आप देखते हैं, आप इनके अगर माइग्रेटरी, जो इनके स्थानांतरण के रास्तों को अगर आप देने, उनको अगर आप समझें, तो आप बहुत सी चीजों को समझ पाएंगे। अगर उनके प्रतीकों को लें, उनके लोकगीतों को लें, तो आप उनके जीवन को समझ पाते हैं। उसको केवल यही ना कर लें कि नाचने वाला ये गीत हो गया समाप्त काम। उसको उस समय से कम हम अपना संवाद करवा पाए, उस समय के साथ उनकी बातचीत हो सके। तो ये मुझे लगता है कि
अभी का हमारा हो गया है, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम लूंगा, और हो सकता है कि मेरे इस में कुछ लोगों का आहत भावनाएं हुई हों कि आपने स्पष्ट बोला, लेकिन मुझे लगता है कि इसी से आप आगे करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग जो पेपर पढ़ने में आए हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, और जब वहां पर ये हालत है, अपनी खुद की ये हालत है, तो हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अश्विन शर्मा जी ने विस्तार से भी बोला, और उसमें बहुत सारी सूक्ष्म बातें जो जिनकी तरफ हमारा ध्यान प्राय नहीं जाता है उनका भी जिक्र किया। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने रेखांकित किया, जो मुझे लगा कि हम सब ने अपने पर्चों में, प्रायः अपने वक्तव्यों में ये माना है कि जो साम्राज्यवादी सरकारें थी उन्होंने इनको प्रताड़ना दी, इसके कारण इनका माइग्रेशन हुआ। लेकिन उन्होंने इसको बड़ा स्पष्ट कहा कि केवल उसके कारण नहीं हुआ, माइग्रेशन के कारण भौगोलिक भी रहे थे। वो उसका पेट से भी संबंध था, उसका रोजी रोटी से भी संबंध था, केवल साम्राज्यवादी सरकारों की प्रताड़ना से ही माइग्रेशन नहीं। ये एक नोट करने वाले। बहरहाल इस गोष्ठी का यहाँ औपचारिक तौर पर समापन होता है, और मैं, जैसी कि रस्म है, परंपरा है, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अश्विनी जी को अकेडमी की तरफ से जो स्मृति चिन्ह दिया जाना है उसके लिए मैं माननीय राहुल तिवारी जी से निवेदन करूं कि वो आएं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अश्विनी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राहुल तिवारी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को। तो आज के कार्यक्रम के विशेष वक्ता आदरणीय श्री प्रवीण गुगनानी जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं माननीय नीरज चौहान जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे विशेष अतिथि वक्ता आदरणीय गुगनानी जी को स्मृति चिन्ह। और इस कार्यक्रम से संबंधित कोई अग्रिम सूचना विशेष देना चाहें तो अल्पना जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूं कि वे उसके बारे में क्या